Assalamualaikum. Well, this presentation is about how to write course learning outcomes using Bloom's taxonomy. I am engineer Farhan Ali from Department of Mechanical Engineering, Bahauddin Zikri University, Multan. So, as we talked about earlier, that the accreditation criteria of PEC contains vision, mission of institutes, vision, mission of the department, program educational objectives that is attained after 3 to 5 years of graduation, and program learning outcomes that could be attained upon graduation, and course learning outcomes that is attained upon course completion. So लास्ट वीडियो में हमने प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स के बारे में डिटेल से बात की थी, बट द कोर्स लर्निंग आउटकम्स आर स्टिल टू बी टैकल विद. सो इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन अगेन हम स्टार्ट करेंगे पीईओ से जो हमारे थे लास्ट टाइम. दैट इज पीईओज ऑफ एमईडी जो है वो 4 हैं, और इनको अगर हम शॉर्ट नेम देना चाहें तो ये किस किस चीज़ को फोकस कर रहे हैं वो बात करते हैं. तो पहला हमारा फोकस करता है नॉलेज पे, सेकंड क्रिएटिव एंड सिस्टमैटिक, थर्ड इज अबाउट रिसर्च एंड फोर्थ इज अबाउट एथिक्स. किसी और हमने ये बात बोली थी कि जो पीएलओज हैं, प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स, जो कि 12 हैं वॉशिंगटन अकॉर्ड के अकॉर्डिंग, उनको पीईओ के साथ मैप होना चाहिए. वो कैसे होता है? सो प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स हमारे पास थे 12, जिनमें थे इंजीनियरिंग नॉलेज, प्रॉब्लम एनालिसिस, डिज़ाइन, इन्वेस्टिगेशन, मॉडर्न टूल्स, इंजीनियर सोसाइटी, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, एथिक्स, इंडिविजुअल टीम वर्क, कम्युनिकेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंस एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग. लेकिन ये किस तरह हमारे 4 पीओज अटेन करने में मदद हासिल कर दे रहे हैं, उसके लिए हमें मैपिंग की ज़रूरत है. तो वो कैसे देखेंगे? हमने 12 के 12 को किसी न किसी पीईओ के साथ रिलेट करना है, जिसके साथ भी वो रिलेटेबल बनता हो. हमारा पहला पीईओ नॉलेज था, सेकंड बीइंग क्रिएटिव एंड सिस्टमैटिक, थर्ड इज रिसर्च, फोर्थ इज एथिक्स. तो ये जो हमारे 12 पीईएलओज हैं, ये किस किस पीईओ को हिट कर रहे हैं, यहाँ हम देखते हैं. इंजीनियरिंग नॉलेज जो है वो नॉलेज और रिसर्च को हिट कर रहा है. इसी तरह डिज़ाइन डेवलपमेंट जो है वो फर्स्ट 3 पीईओज को हिट कर रहा है. और हम इन 12 के 12 की ओवरऑल रेटिंग मिला के हम चारों अपने पीईओज अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं. बट द प्रॉब्लम इज कि ये 12 पीएलओज कैसे अचीव होंगे. उसके लिए हमें ज़रूरत है कोर्स डेवलपमेंट की, और ये 12 पीएलओज अचीव करने के लिए हमें कोर्सेज बनाने पड़ेंगे. और जो कोर्स होगा वो हर कोर्स किसी न किसी तरह किसी न किसी पीएलओ को हिट कर रहा होगा. ये किस तरह होगा ये हम देखना चाहेंगे अगली कुछ स्लाइड्स में. सो करिकुलम क्या है? Curriculum is discuss on the possible relationship between taxonomy level and the different knowledge profile with consideration to the 12 program learning outcomes. हमने मुख्तलिफ रिलेशनशिप बनाने हैं taxonomy levels के, और 12 पीएलओ जो है वो हमें अचीव करने हैं. ठीक है, हमारे क्वेश्चंस क्या होने चाहिए कि जो श्योर करेंगे स्टूडेंट जो है उन्होंने प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स अचीव करनी है, और हमारे क्वेश्चंस इस तरह के होने चाहिए स्टूडेंट्स ने कोर्स लर्निंग आउटकम्स भी अचीव करेंगे. सो उसके लिए सबसे पहले काम हमने करना है creating a course. How to create a course? Planning. Identify course content and defining measurable learning outcomes. Second, instruction. Select an implementation method, deliver the specified content and facilitate student achievement of the outcomes. Then the third thing and important one is assessment and evaluation. Select and implement methods, determine how well the outcomes have been achieved. और अगर अचीव नहीं होते तो हमें अपनी प्लानिंग को रिवाइज करना पड़ेगा, एंड कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट विल बी फोकस्ड ऑन. कोर्स आउटकम्स आर जनरली ड्राइव फ्रॉम टीचिंग प्लान्स. टीचिंग प्लान्स के बारे में हम बात करेंगे कि टॉपिक्स क्या कवर करने हैं आपने वीकली या ओवरली. लर्निंग आउटकम इस टॉपिक का क्या है, डिलीवरी मेथड क्या है, लेक्चर दे रहे हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड है, केस विजिट है, केस मेथड है, साइट विजिट है, ऑवर्स कितने हैं, कॉन्टैक्ट आवर्स आपके स्टूडेंट्स के, लेक्चर्स के, असेसमेंट किस तरह कर रहे हैं आप. ठीक है, एंड कैसे मेजर करेंगे एंड में आउटकम्स. आउटकम्स जो है वो ग्रुप द लर्निंग आउटकम्स इनटू सेवरल कोर्स आउटकम के. एक लर्निंग आउटकम के आप सेवरल कोर्स आउटकम्स बना सकते हैं, वो बनाएं, और कोर्स आउटकम्स को प्रोग्राम आउटकम के साथ रिलेट करें. इंपॉर्टेंट क्यों है कोर्स आउटकम्स? बिकॉज दे डिफाइन द टाइप ऑफ एंड डेप्थ कि स्टूडेंट लर्निंग जो है उसकी टाइप और डेप्थ किस तरह का है और क्या वो अचीव कर सकते हैं. बेंचमार्क होता है फॉर्मेटिव, समरेटिव एंड पीरियड लर्निंग असेसमेंट के लिए. कम्युनिकेट करता है एक्सपेक्टेशंस टू द लर्नर,
एंड कम्युनिकेट ग्रेजुएट स्किल्स करता है स्टेक होल्डर्स के साथ, और coherent units of learning that can be further subdivided or modularized for classroom or other delivery modes। तो ये उन यूनिट्स के ऊपर भी फोकस करता है जो कि हमने coherent रखने होंगे, और इंस्ट्रक्टर को गाइड करता है और ऑर्गेनाइज करता है, और लर्नर। सो CLOs की बात करते हैं। CLOs जो होते हैं एड्रेस द एबिलिटीज टू बी अटेन्ड बाय स्टूडेंट्स अपॉन कंप्लीशन ऑफ अ सब्जेक्ट, कि क्या वो सीखेगा एक सब्जेक्ट के कंप्लीशन होने के बाद। एक सब्जेक्ट के काफ़ी ज़्यादा CEOs हो सकते हैं, कोर्स आउटकम्स हो सकते हैं, 2 से 4 जो है गुड प्रैक्टिस है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ब्लूम टेक्सोनॉमी यूज़ करते हैं वर्ब्स और लेवल के साथ ताकि हम CLO लिख सकें। पहला कंपोनेंट जो होता है किसी भी लर्निंग आउटकम का, दैट इज एक्शन वर्ब। द स्टूडेंट हैज़ द एबिलिटी टू डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स यूज्ड इन डिजाइनिंग एक्स। एक्स कोई भी हमारे पास चीज़ है, तो कहते हैं स्टूडेंट के पास एबिलिटी है डिस्क्राइब करने की। डिस्क्राइब इज अ वर्ब, एंड और या हम एग्जाम्पल में देते हैं कि इवेलुएट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ, किसी भी चीज़ की वो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को इवेलुएट कर सकता है। वेल रिटर्न वर्ब्स जो होते हैं वो स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम फ्रेम और ऑब्जर्वेबल, और अचीवेबल में भी ऑब्जर्वेबल आ सकता है। सो दिस शुड बी स्मार्ट। हमने इन वर्ब्स को अवॉइड करना है जैसे कि अंडरस्टैंड, अप्रिशिएट, नो, लर्न, अवेयर, फेमिलियर, बिकॉज इनको हम मेजर नहीं करते। कंपोनेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स के अंदर सेकंड हमारे पास आती है कंडीशन, कि पहला तो चीज़ है वर्ब, वर्ब हमने यूज करना है अप्रोप्रिएट। फिर कंडीशंस, कि कंटेक्स्ट अंडर विच द बिहेवियर इज टू अकर। पहले हमारे पास लाइन थी या हमारे पास स्टेटमेंट थी, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल यूज्ड इन डिजाइनिंग एक्स। ये सिंपल वर्ब के साथ है, लेकिन अगर हम इसमें लगा दें orally describe the principle used in designing X, तो it would be better, कि हम बता रहे हैं कि डिस्क्राइब करना कैसे, हमने कंडीशन लगा दी, orally is the condition, design a beam, that's the word, but if we apply the design a beam using Microsoft Excel design template, तो फिर हमने क्या किया, कंडीशन लगा दी कि बीम डिजाइन करनी है लेकिन Microsoft Excel के डिजाइन टेम्पलेट के साथ करनी है, so it's better। थर्ड हमारे पास है स्टैंडर्ड, क्राइटेरिया ऑफ एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, कि हम किस परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करेंगे। जस्ट प्रीवियस केस में डिस्क्राइब द प्रिंसिपल यूज्ड इन डिजाइनिंग एक्स, देन हमने कहा कि ऑरली डिस्क्राइब द प्रिंसिपल यूज्ड इन डिजाइनिंग एक्स। अगर हम कहते हैं ऑरली डिस्क्राइब द 5 प्रिंसिपल्स यूज्ड इन डिजाइनिंग एक्स, तो हमने 5 जो है दैट इज ओवर स्टैंडर्ड, कि हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि 5 से कम जो होंगे वो स्टैंडर्डाइज नहीं है। तो इट्स अ बेटर एंड ऑब्जर्वेबल अप्रोच। Design a beam. Design a beam using Microsoft Excel design template. Design a beam using Microsoft Excel design template based on BS 5950 Part 1. मीन्स हमने कोई ना कोई हमें क्या कर दिया, स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि बीम जो है वो BS 5950 Part 1 के साथ से होनी चाहिए। सो दिस द लास्ट वन इन द 3 इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ CA। बट ये करते कैसे हैं? पुअर है हमारे पास, स्टूडेंट शुड बी एबल टू डिजाइन रिसर्च। बेटर है, स्टूडेंट शुड बी एबल टू इंडिपेंडेंटली डिजाइन एंड कैरी आउट एक्सपेरिमेंटल एंड कोऑर्डिनेटर रिसर्च। मतलब हमने क्या किया, अपने वर्ब्स बेटर किए, अपने स्टैंडर्ड्स कंडीशंस बेटर की। बेस्ट क्या है, स्टूडेंट शुड बी एबल टू इंडिपेंडेंटली डिजाइन एंड कैरी आउट एक्सपेरिमेंटल एंड कोरिलेशनल रिसर्च दैट यील्ड्स वैलिड रिजल्ट्स, कि हमारी स्टेटमेंट में रिजल्ट्स भी फोकस होने चाहिए कि रिजल्ट क्या आ रहा है। कोर्स आउटकम जो होते हैं स्टेटमेंट के अंदर, एक्सप्लेन, कैलकुलेट, ड्राइव, डिजाइन, क्रिटिक, दीज आर द बेस्ट थिंग्स। स्टेटमेंट के अंदर लर्न, नो, अंडरस्टैंड जो है ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव तो हैं लेकिन इनका आउटकम नहीं है। हम कैसे पता करोगे कि किसी ने कितना लर्न किया है, किसको कितना समझ आया है? यू कांट ऑब्जर्व दैट। सो अंडरस्टैंडिंग जो है वो ऑब्जर्व नहीं की जा सकती, इसलिए अंडरस्टैंडिंग टाइप के वर्ड से जो होता है वो अवॉइड करना है। ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या चीज़ है? आउटकम बेस्ड इंजीनियरिंग में ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पे फोकस किया गया है। टेक्सोनॉमी जो है वो सेट ऑफ क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल और स्ट्रक्चर्स को कहते हैं। ब्लूम ने 1956 में बनाई थी। इसका क्या था कि द टेक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग बिहेवियर्स में बी थॉट एज द गोल्स ऑफ लर्निंग प्रोसेस, कि हम लर्निंग में क्या सीखना चाहते हैं। लर्नर के पास स्किल, नॉलेज और एटीट्यूड होना चाहिए, दैट इज KSA। हमने लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस किया था। सो ब्लूम टेक्सोनॉमी ओरिजिनल में एक 3 हायरार्किकल मॉडल्स का सेट है जो कि यूज करते हैं हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को क्लासीफाई करने में। तो वो 3 कौन कौन से हैं?
वो उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर हम इंजीनियरिंग प्रोग्राम के व्यू में देखें ब्लूम टैक्सोनॉमी को, तो इंजीनियरिंग प्रोग्राम में हमने बात की एजुकेशन दैट इज नॉलेज अंडरस्टैंडिंग और ट्रेनिंग स्किल 70-30% का था। तो इसको आगे सब डिवाइड किया गया कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव, जिसे हम नॉलेज स्किल और एटीट्यूड भी कहते हैं। तो हमने इस डोमेन में बना। व्हाट आर डोमेन्स लेवल्स ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी? लेवल्स क्या है? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में 3 डोमेन्स लेवल हैं, दैट इज cognitive levels, knowledge based, psychomotor levels, skill based, and 5 levels of affective domain, attitude based. तो ये 3 लेवल्स हैं, 3 हमारी डोमेन्स हैं और इसको हमने देखना है, इनके आगे सब लेवल्स हैं। ब्लूम टेक्सोनॉमी जो पहले थी उसमें उसने एक्शंस यूज किए हुए थे, दैट इज नाउन यूज किए हुए थे, नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवेल्युएशन। अब जो नई आई है उसमें वर्ब्स जो हैं वो चेंज हो गए, दैट इज रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड। शुरू के 2 चेंज हो गए और एंड में सिंथेसिस की जगह क्रिएट आ गया। सो दिस इज द न्यू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी दैट वी हैव टू यूज। अब ये क्या चीज है इसके बारे में हमने देखना है। द फर्स्ट वन सेज दैट रिमेंबरिंग, कैन द स्टूडेंट रिकॉल और रिमेंबर द इंफॉर्मेशन, यानी हमें पता होना चाहिए कि स्टूडेंट रिमेंबर याद कर सकता है। अंडरस्टैंडिंग, कैन द स्टूडेंट एक्सप्लेन आइडियाज और कंसेप्ट, क्या स्टूडेंट्स एक्सप्लेन कर सकते हैं आइडियाज और कंसेप्ट को। अप्लाइंग, कैन द स्टूडेंट यूज द इंफॉर्मेशन इन अ न्यू वे। एनालाइज, कैन द स्टूडेंट distinguish between the different parts. Evaluate, can the student justify a stand or a decision. Creating, can the student create new products or pointer of a view. So these are 6 level. तो हम इसी तरह भी दिखा सकते हैं कि अगर हम ओल्ड उसमें ही देखें, नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन, डिजाइन। तो नॉलेज एंड कंप्रीहेंशन को इस वक्त चेंज करके रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड कर दिया गया और इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दीज टू आर लो ऑर्डर्स और इसके सेकंड के मिड से ही इंटरमीडिएट ऑर्डर हमारा स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद जो ऊपर वाली 3 हैं दीज आर हाई ऑर्डर्स। तो ये जो 6 लेवल्स हैं दैट इज ओवर कॉग्निटिव डोमेन। 3 डोमेन हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के, 3 डोमेन हैं कॉग्निटिव, इसमें मतलब थिंकिंग या नॉलेज कितनी है स्टूडेंट के पास, और उसके आगे सब 6 लेवल्स हैं, 6 सब लेवल्स हैं जिसमें हमारे पास नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन और सिंथेसिस हैं। ये इनकी डेफिनेशंस हैं जो हमने भी लास्ट टाइम में भी पढ़ी, और उनके लिहाज से कौन कौन से वर्ब यूज हो सकते हैं। जैसे नॉलेज में डिफाइन, आइडेंटिफाई, लेबल, लिस्ट हो सकता है। एप्लीकेशन में अप्लाई, कैरी आउट, इलस्ट्रेट हो सकता है। इवैल्यूएशन में असेस, कंक्लूड हो सकता है। इस तरह के कोई भी वर्ब्स यूज हो सकते हैं। इससे ज्यादा बड़ी लिस्ट हैं जो कि हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम देख सकते हैं। ये एक व्हील है हमारे पास, ब्लूम्स व्हील जिसे हम कहते हैं, और ये तीनों डोमेन्स के लिए हमारे पास अवेलेबल है। इसमें फर्स्ट वन जो है रिमेंबर और अंडरस्टैंड को किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट, क्रिएट और सिंथेसाइज। ये हमारे पास बेसिक उसके लेवल्स हैं। 1, ये 1 है हमारे पास, इस तरह 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारे पास आ गए। और जो सेकंड इसका ब्लू वाला फंक्शन है दैट इज कि स्टूडेंट के लिए हम कौन से वर्ब्स यूज कर सकते हैं अगर हमने इनसे सेंटेंसेस बनाने हैं। द थर्ड वन इज हाउ टू वी असेस द स्टूडेंट्स, मतलब अगर उसने अप्लाई करना है तो हम उसे चेक कैसे करेंगे। उसके डायग्राम बनवा के देख सकते हैं, इलस्ट्रेट करवा सकते हैं, स्क्रैप बुक देख सकते हैं उसकी। इसी तरह इवेल्युएट करना है तो हम रिकमेंडेशन या कंक्लूजन चेक कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन में चेक कर सकते हैं, सेल्फ इवेल्युएशन चेक कर सकते हैं। सो दीज व्यूज कंप्राइज ऑफ 3 थिंग्स। First is a level, second is the verb we can use, and the third one is assessment for product. The next domain is psychomotor domain. Same as cognitive domain, psychomotor domain की 7 levels हैं जिसमें perception है, senses cues that guide motor activity, set है, definition जो है इसकी क्या है कि mentally जो है emotionally और physically act करने के लिए ready है, ठीक है। परसेप्शन में क्या है कि सेंसेस क्यूज दैट गाइड मोटर एक्टिविटी, के मतलब जो हमने अगर हमने कोई काम करवाएं तो क्या वो कर सकेगा या वो उसे सेंस कर सकता है कि क्या काम हो रहा है। सेट के अंदर अगर हम उसे मेंटली या इमोशनली रिएक्ट करता हुआ देखना चाहते हैं तो क्या स्टूडेंट रिएक्ट कर सकता है। गाइडेड रिस्पॉन्स की अगर हम उसे बताएं कि ये काम करना और वो कर सकता है। मैकेनिज्म में जो है उसमें खुद अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज करके उसका कॉन्फिडेंस और प्रोफिशिएंसी लेवल क्या है। कंप्लीट ओवर रिवोर्स रिस्पॉन्स क्या है उससे अगला लेवल। उसके बाद अडॉप्शन है और स्किल्स की कितनी अडॉप्ट कर सकता है, और ऑर्गेनाइजेशन है कि कितना ऑर्गेनाइज है। पीसी जो है नॉर्मली पहले
तीन को देख रही होती है, क्योंकि उनके लिहाज से अभी अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ऊपर वाले चार्ट हैं वो मुश्किल है अचीव करने के लिए, लेकिन वी कैन ऐड देम इन आवर CLOs। साइकोमोटर डोमेन जो है वो डूइंग और स्किल्स के ऊपर बेस कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जो होंगे हमारे, या प्रैक्टिकल पार्ट जो होगा सब्जेक्ट्स का, उसके अंदर यूज होगी। नीचे इसी के सैम्पल वर्ब्स हैं, परसेप्शन के जी, डिटेक्ट, हेयर, ऑब्जर्व, इसी तरह गाइडेड रिस्पॉन्स की हैं, डुप्लीकेट, इंटीमेट, एंड इसी तरह बाकी सबके वर्ब्स दिए हुए हैं। सो सेम एज कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन का भी व्हील है, और उसके अंदर जो सेंटर में है उसके मेन 5 जो हैं लेवल्स दिए हुए हैं, एंड देन इट्स वर्ब्स जो कि यूज हो सकते हैं, या इससे ज़्यादा भी हमारे पास हैं, जो कि हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपको सेंड कर दूंगा, आई विल। एंड जो लास्ट सर्कल है वो दिखाता है कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं, या क्या क्या चीज़ें करवा सकते हैं, डिफाइन करवा सकते हैं, सोल्यूशंस दे सकते हैं, जो भी काम कर सकते हैं। थर्ड डोमेन इज द अफेक्टिव डोमेन। इसमें भी रिसीविंग, कि स्टूडेंट्स रिसीव कितना कर रहा है, फीलिंग्स किस तरह फील कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है नॉलेज को या नहीं कर रहा, अवेयर है अपनी सिचुएशन से या नहीं है, रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्ड कर रहा है स्टिमुलाई का, एग्री कर रहा है, केयर कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, वैल्यूइंग, अटैचेस वैल्यू और वर्थ टू समथिंग, मीन्स अडॉप्ट कर रहा है, चूज कर रहा है, डिजायर है उसकी कोई, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह है उसकी, एंड इंटरनलाइजिंग किस तरह कर रहा है, यानी इंटीग्रेट्स द वैल्यू इनटू अ वैल्यू सिस्टम दैट कंट्रोल बिहेवियर्स। तो ये 5 डोमेन्स हैं हमारी इफेक्टिव की, सॉरी इफेक्टिव डोमेन के 5 लेवल्स हैं, और जो नीचे वाले दो लोअर ऑर्डर पे हैं, सेकंड टू आर इंटरमीडिएट एंड द फिफ्थ वन इज द हायर ऑर्डर। तो ये हमारे उसके 5 लेवल्स और उनके कुछ वर्ब हैं। ये उसका व्हील है कि 5 लेवल्स में कौन कौन से वर्ब हम यूज कर सकते हैं व्हाइल क्रिएटिंग सेंटेंसेस और CLOs, और उसके बाद हमारे पास लास्ट जो हम उसको किस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं, या किस तरह हम उनको देख रहे हैं, चेक कैसे कर सकते हैं, ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं कि टाइम कीप कर रहा है या नहीं कर रहा रिसीव करने के अंदर, स्टेटमेंट्स किस तरह के लिख रहा है ऑर्गेनाइज के अंदर। सो दीज आर द थिंग्स वी कैन डू। सो इसे अंडरस्टैंड करने के लिए इन व्हील्स को हमें एक CLOs बना के देखते हैं, ठीक है। हमारा एक कोर्स होता है फर्स्ट सेमेस्टर में अंदर, इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक्स। कोर्स की आउटलाइन का कुछ पोर्शन यहाँ पे मैंने लिखा है फुल में से, दैट इज इंट्रोडक्शन है, उसका टाइप्स ऑफ लाइन, लेटरिंग, डायमेंशनिंग, यूज ऑफ पेंसिल एंड ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, इसी तरह प्रोजेक्शंस के बारे में बताया जाता है इस कोर्स के अंदर। तो अगर हमने इस सारे को सम अप करने की कोशिश करनी है, ये इसके मेजर पोर्शन को, आप कोर्स की हर लाइन को तो नहीं सम अप कर सकते कोर्स लर्निंग आउटकम्स के अंदर, मेजर पोर्शन का इसका कोर्स लर्निंग आउटकम हमने बनाना है, या CO बनाना है, जिसे आप कोर्स आउटकम्स भी कह सकते हैं, कोर्स लर्निंग आउटकम। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हमने प्रोजेक्शंस और इंट्रोडक्शंस ड्राइंग शीट के ऊपर हम करवाते हैं, तो इसका हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि हम जब कोर्स लर्निंग आउटकम बनाते हैं, तो पहला जो सेंटेंस का पार्ट होता है वो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स द स्टूडेंट विल बी एबल टू, कि स्टूडेंट क्या करने के काबिल होगा। पहला पार्ट था हमारा वर्ब। वर्ब की कनेक्शन के लिए हम जाते हैं कॉग्निटिव डोमेन के अंदर, क्योंकि पहले नॉलेज में है, फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट नॉलेज भी लेगा और रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई में से या एनालाइज में से कुछ करेगा। अब इसमें क्या होता है ड्राइंग के अंदर कि हमने शीट्स के ऊपर ड्रॉ करनी है चीज़ें। तो अगर हम अप्लाई में जाएं तो स्केच है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट है, या इलिस्ट्रेट है, कोई भी ड्रॉ है, पेंट है, हम इनमें से कोई लिख देते हैं। तो आई विल चूज अ वर्ब फ्रॉम दिस डोमेन लाइक स्केच, या इसे हम कह सकते हैं अप्लाई डोमेन से, यानी थर्ड डोमेन से मैंने वर्ड लिया, ठीक है। तो वर्ब में ले लेता हूं जी इलस्ट्रेट, ओके। देन उसके बाद हमने क्या लेना था, जो सेकंड थिंग थी हमारी वो क्या थी, दैट वाज कंडीशन। इलिस्ट्रेट मैंने करवाना है, ड्राइंग शीट पे करवाना है और स्टूडेंट्स ने करना है, कंप्यूटर एडेड नहीं है, तो हम इसे कहते हैं कि मैनुअली। सो हमने कंडीशंस क्या ली, मैनुअली। स्टैंडर्ड सेट करना है, अब हमें किस तरह होना चाहिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे होना चाहिए। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे काम जो होता है ड्राइंग शीट्स के ऊपर होता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टैंडर्ड ड्राइंग शीट्स। सो हमारा जो सेंटेंस बनता है वो बनता है, after completion of this course the student will be able to manually illustrate types of projections and their characteristics on standard drawing sheets। तो हमारे इसमें वर्ब भी आ गया, कंडीशन भी आ गई और स्टैंडर्ड भी आ गया। तो जब भी आप CLOs बनाएं
इन तीनों चीज़ों को या तो हाईलाइट करें या बोल्ड करें ताकि हमें CLOs में ये तीनों चीज़ें देखने में ज़्यादा आसानी रहे। सो दिस इज़ अ मॉडल CLO वी कैन मेक, और इसी तरह हम काम कर सकते। सो हमने CLO एक बना लिया, लेकिन हमने इसे लिखना कैसे, प्रेजेंट कैसे करना है, और हाउ टू राइट CLO एंड मैप देम टू द PLOs। तो CLO के लिए हम टेबल बनाएंगे, सीरियल नंबर होगा हमारे पास, देन CLOs होंगे, और जब CLO लिखेंगे तो इसमें हम अपना वर्ब, स्टैंडर्ड और कंडीशंस जो हैं वो हाईलाइट कर देंगे, स्टैंडर्ड से। देन डोमेन, डोमेन हमारे पास कौन सी थी, कॉग्निटिव डोमेन से हमने ये CLO बनाया था। टेक्सोनोमी लेवल क्या होगा, ठीक है, टेक्सोनोमी लेवल हम कॉग्निटिव डोमेन में हमने जहां से ये वर्ब उठाया, दैट इज वी यूज्ड इलस्ट्रेट, जो कि है यहाँ पे, दैट इज एप्लीकेशन डोमेन, थर्ड डोमेन के अंदर हमारा ये वर्ड है। तो हमने क्या करना है, C3 कॉग्निटिव का था इसलिए C, और थर्ड लेवल था तो C3 हमारा टेक्सोनोमी लेवल आ गया। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि PLOs, ये जो हमारा है मैनुअली इलस्ट्रेट जो कर रहे हैं हम, ये किस PLO पे जाता है। PLO देखिए हमारे पास तो इंजीनियरिंग नॉलेज थे, प्रॉब्लम एनालिसिस था, डिज़ाइन था। जो ड्राइंग है वो बेसिकली फोकस कर रही होती है डिज़ाइन पे, किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए। तो ये PLO3 को हिट कर रहा है हमारा जो CLO1 है, तो इसलिए हम यहाँ पे PLO3 लिख देंगे। सो दिस इज हाउ दिस टेबल कंप्लीट्स। इसी तरह हम और भी CLOs लिखेंगे जो कि कॉग्निटिव से भी हो सकते हैं, अफेक्टिव से भी हो सकते हैं, साइकोमोटर से भी हो सकते हैं। उनके जिस लेवल को हिट कर रहे होंगे वो लेवल साथ लिखेंगे, टेक्सोनोमी लेवल, और जिस PLO को वो CLO हिट कर रहा होगा उस PLO का नाम लिखेंगे। दिस इज द फर्स्ट टेबल। लेकिन इसके लिए हमें एक सेकंड टेबल भी, जो कि कुछ इस तरह का होगा। इस टेबल के अंदर हमारे पास हमारी CLO स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, लेफ्ट साइड के ऊपर जो आप देख रहे हैं। देन PLO 1 से लेकर 12 तक हमने नंबर किया हुआ है। फिर इसको हिट कैसे कर रहे हैं, हमारी CLO जो 1 की स्टेटमेंट थी वो PLO3 को हिट कर रही थी। इस टेबल में हमने बताना है कि वो स्टेटमेंट कितना हिट कर रही है। जो 1 है, दिस शोज दैट इट इज हिटिंग इट हाईली, सेकंड शोज इट इज द मीडियम पेस, एंड द थर्ड वन इट्स हिटिंग इट एट अ लोअर लेवल। तो अगर पहली स्टेटमेंट PLO3 को हमारे बहुत ज़्यादा हिट कर रही है, डायरेक्टली रिलेटेड टू डिज़ाइन जो कि PLO3 था, और कॉग्निटिव का था हमारा वो, तो हम इसे लिखेंगे 1। अगर किसी PLO को कोई स्टेटमेंट मीडियम हिट करिए तो उसे 2 लिखेंगे। CLO3 की कोई स्टेटमेंट किसी और PLO को लेस हिट करिए तो वहाँ पे 3 लिखेंगे। यानी हमें ये भी बताना है कि जो हम CLO लिख रहे हैं वो किसी PLO को किस लेवल पे हिट कर रहा है, 1, 2 और 3। नीचे हम टोटल जो होगा उनका काउंट मल्टीप्लाई बाय 20 कर देंगे। बाद में हम यहाँ पे नीचे एक टोटल का टेबल बना लेंगे जो उसमें इसकी वेटेज हम ऐड करके, जो कि 1.5 और 0.25 के लिहाज से हम ऐड करके इसकी टोटल परसेंटेज निकाल लेंगे कि हमारा ये कोर्स किसी भी PLO को कितने परसेंट अचीव करने में मदद हासिल कर दे रहा है। तो दैट्स इम्पॉर्टेंट। तो ये दो काम आपने लाजमी करने हैं। रिमेंबर कुछ चीज़ें हैं जो कि डोमेन डिवीजन की हमें याद रखनी चाहिए कि थ्योरी और प्रैक्टिकल पार्ट, दो पार्ट्स होते हैं हमारे बेसिकली इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के अंदर, मोस्ट सब्जेक्ट्स के अंदर। थ्योरी पार्ट के अंदर कॉग्निटिव डोमेन जो होगी वो 70 to 80% होगी, अफेक्टिव डोमेन 20 to 30% होगी। 70 to 80% एंड 20 to 30%। साइकोमोटर डोमेन जो है वो स्पेशल केसेस में होगी। जैसे अगर ड्राइंग है, इसका जो कोर्स कंटेंट है ये क्रेडिट और 1 के ऊपर है, तो 1 जो थ्योरी है उसमें हम प्रैक्टिकल के बारे में भी कुछ बताएंगे, ठीक है, एंड करवाने की भी सीखेंगे, पेंसिल पकड़ना और जो भी चीज़ें होंगी हमारे पास। तो बट दैट्स अ स्पेशल केस, और ऐसा नहीं होता नॉर्मली। हमारे पास जो थ्योरी पार्ट होता है वो कॉग्निटिव एंड 20% to 30% अफेक्टिव डोमेन के ऊपर CLOs बनते हैं उसके। प्रैक्टिकल पार्ट जो होता है मेजरली दैट इज साइकोमोटर डोमेन, लेकिन उसके साथ अफेक्टिव डोमेन भी आती है 20 to 30%। केस वो टीम में कैसे काम कर रहा है, इंडिविजुअल कैसे काम कर रहा है, टाइमिंग कुछ उसके देख रहा है कि नहीं देख रहा, टाइम पे काम कर रहा है, रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स कैसी हैं। सो दिस इज अफेक्टिव डोमेन। और कॉग्निटिव भी, कि कई हमारे जो कोर्सेज हैं दैट इज टोटली प्रैक्टिकल, तो उसके अंदर उनके पहले हमने लर्न करवाना है, कुछ नॉलेज चेक करना है, तो उसे हम कॉग्निटिव डोमेन में भी डाल सकते हैं, लेकिन इट्स रेयरली अ केस। So basically, theory part is cognitive and affective, and the practical part is psychomotor and affective. चेकलिस्ट क्या है जी हमारी CLO राइट करने की, आउटकम्स पे फोकस करना है, प्रोसेस पे नहीं करना। आउटकम जो होना चाहिए वो एक्शन वर्ब होना चाहिए, एक एक्शन वर्ब एक लाइन में काफी है। वेग वर्ब्स यूज नहीं करने, नो या अंडरस्टैंड को यूज नहीं करना,
ठीक है, हमने क्या करना है कि चेक करना है कि वर्ब्स जो है हमारा लेवल ऑफ रिक्वायर्ड लर्निंग दे रहे हैं या नहीं दे रहे। एंश्योर द आउटकम्स आर ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। राइट द आउटकम्स इन टर्म ऑफ व्हाट द लर्नर डज, कि लर्नर जो है वो क्या कर रहा है, ना कि इंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है। आउटकम्स जो है नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड्स को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और पूरे कोर्स के ऊपर वो हो रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ एक पोर्शन हमने कोर्स का उठा लिया और उसका आउटकम बना लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि फुल कोर्स होना चाहिए। और अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ आउटकम्स है हमारे पास। इसमें हम एक बात जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई वो भी हमने गौर करनी है कि जो हमारे इनिशियल कोर्सेज होंगे वो इनिशियल लेवल्स ऑफ डोमेन्स को हिट करेंगे। जो हमारे हायर कोर्सेज होंगे, जो जो हम इंजीनियरिंग के डोमेन डेप्थ कोर्सेज में जाते जाएंगे, वो हायर लेवल ऑफ डोमेन्स को हिट करेंगे। और सेम इज द केस विद द पीएलओज। जो सीएलओ जो इनिशियल कोर्सेज के होंगे वो किसी भी पीएलओ को हिट कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर। जैसे कम्युनिकेशन है, वो हमारा एथिक्स के पीएलओ को हिट कर सकता है, ठीक है। बट जो हमारे डिज़ाइन के, डीप डिज़ाइन के, जो कम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स के पीएलओज हैं, वो हिट होंगे हमारे डीप कोर्सेज में, डेप्थ और ब्रेड्थ कोर्सेज के अंदर। और हर आउटकम के बाद, ये तो हमने लिखना सिखाया आपको कोर्स लर्निंग आउटकम, लेकिन इसके सब आउटकम्स भी हो सकते हैं जो कि आप खुद डिज़ाइन कर सकते हैं और आपके पास लिखे होने चाहिए कि इसके सब आउटकम्स क्या हैं। और इसको कोर्स आउटकम्स और प्रोग्राम आउटकम के साथ मैप नहीं करना है। इस सब के लिए ज़रूरी है टीचिंग प्लान। दैट इज प्लान, डू, चेक एंड एक्ट, दैट इज PDCA। अगर आप 3 क्रेडिट आवर का कोर्स पढ़ा रहे हैं तो आप 45 आवर्स की लिए प्लानिंग करेंगे, बिकॉज द रेस्ट इज मिड वीक एंड द फाइनल वीक एंड एग्जाम वीक। सो 18 में से 15 क्रेडिट आवर्स के लिए आप 15 आवर्स, जो 15 क्रेडिट आवर्स हैं उसको आपने पढ़ाना है, थ्योरी के कोर्स की बात कर रहे हैं। आपने क्या क्या कंसिडर करना है, आपने हर टॉपिक से देखना है कि लर्निंग आउटकम क्या है। रिमेंबर समथिंग दैट यू कैन मेजर। मेन चीज जो हम गलती करते हैं, हम कहते हैं हम ये पढ़ाएंगे, पढ़ाना मेन नहीं है, हमें उसे मेजर कैसे करना है। असेसमेंट टूल क्या है हमारा, ठीक है। डू योर लर्निंग आउटकम एड्रेस योर कोर्स आउटकम्स एंड प्रोग्राम आउटकम्स। मेन चीज ये कि आप कुछ ऐसा पढ़ा दें जो PLOs को हिट ही ना कर रहा है, ना ही PEOs को हिट कर रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ OBE, दैट्स जस्ट योर ऑन thinking. Consider students contact hours important. Consider class और instructor contact hours कितने हैं. Identify delivery method कि आप किस तरह पढ़ाएंगे. डिलीवरी मेथड एक जो होता है वो बहुत सारे आउटकम्स को कर सकता है, ठीक है, लेकिन आपने ऐसा डिलीवरी मेथड यूज करना है जिसे आप असेस कर सकें। आप स्टूडेंट से क्या चाहते हैं कि किस तरह लर्न करें, और जो भी प्रिपरेशन है इंस्ट्रक्टर की वो क्या होनी चाहिए इंश्योरिंग के लिए, ये सारा कुछ आपके पास ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए। आपने एग्जेक्टिव समरी लिखनी है कि आपने फैसिलिटेट कैसे करना है कोर्स को और डेमोन्स्ट्रेट कैसे करना है। असेसमेंट में अंदर क्विज भी आ सकते हैं, टेस्ट आ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस आ सकती हैं, कोई भी, लेकिन इसको आपने मेजर करने का तरीका भी दिखाना है। और मेन थिंग कि हमें स्टूडेंट्स को जानना है उनको पढ़ाने से पहले। दिस इज अ टिपिकल टीचिंग प्लान फॉर्मेट जो कि आप लोगों ने अपना कंपाइल करना है फॉर ईच कोर्स के टॉपिक्स क्या हैं, उसके आउटकम्स किस तरह के हैं, डिलीवरी मेथड क्या आप यूज़ कर रहे हैं उसके लिए, उसकी असेसमेंट कैसे करेंगे, असेसमेंट में बैड, गुड और वर्स्ट के क्या इंडिकेटर्स हैं, और अगर असेसमेंट वर्स्ट आ रही है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए आपने क्या किया, स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट टाइम कितना है, इंस्ट्रक्टर का कॉन्टैक्ट टाइम कितना है स्टूडेंट्स के साथ, दैट्स इंपॉर्टेंट। असेसमेंट हमारे पास जो PEOs की थी वो तो डायरेक्ट हो ही नहीं सकती, दैट इज ओनली इनडायरेक्ट। जो PEOs की असाइनमेंट है वो इनडायरेक्ट थी, तो उससे हमारा कंसर्न डायरेक्टली नहीं है टीचर्स का। PLOs की असाइनमेंट, जो डायरेक्ट असेसमेंट है वो CLOs के थ्रू होती है, और CLOs की असेसमेंट किसने करनी है, आप लोगों ने। तो CLOs के टूल्स क्या हैं, क्विजेज हैं, मिड एंड एंड टर्म्स एग्जाम है, रूब्रिक्स हैं प्रैक्टिकल्स के। तो ये इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, ग्रुप प्रैक्टिकल हैं, डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स होने चाहिए हर सब्जेक्ट के साथ। दीज आर द टूल्स फॉर डायरेक्ट असेसमेंट ऑफ CLOs। करना क्या है आपने, सबसे पहले आपने प्रीवियस रिकॉर्ड स्टूडेंट्स का चेक करना है कि उनके प्रीवियस CLOs और PLOs के अचीवमेंट्स क्या हैं। फॉर्मल डिस्कशन करें उनके साथ, इनफॉर्मल डिस्कशंस करें, टेस्ट करें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। इसे आप कहेंगे प्री असेसमेंट, कि आपने पहले स्टूडेंट को असेस किया। देन उसके बाद आप फॉर्मेटिव असेसमेंट करें, सरप्राइज टेस्ट लें उनका, क्वेश्चंस करें क्लास के दरमियान, और गैप देखेंगे इन दोनों के दरमियान कितना गैप है और आपने क्या करना है इस गैप को कम से कम करने के लिए।
देन उसके बाद अब समरेटिव असेसमेंट जो कि एंड ऑफ द यूनिट होगी, यानी कोर्स के एंड में होगी, और फिर आप बताएंगे कि क्या असेस किया आपने स्टूडेंट्स को, कितना उन्होंने लर्न किया है, कितना इंप्रूव किया CLOs एंड PLOs। जब भी आप क्विज या क्वेश्चन और पेपर बनाएंगे तो क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन के आगे आप लिखेंगे ये क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, CLOs की स्टेटमेंट अलग चीज थी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी आपने कॉग्निटिव लेवल को हिट करवानी है किसी न किसी को, मतलब कॉग्निटिव के 1, 2 या 3, बिकॉज डायरेक्ट असेसमेंट है, कॉग्निटिव नॉलेज बेस्ड है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, एनालिसिस बेस्ड है, जिस मर्जी एप्लीकेशन बेस्ड है, तो ये आपने यहाँ पे शो करना है कि किस कॉग्निटिव लेवल को हिट कर रही है। फिर ये जो क्वेश्चन है ये आप जो क्लास लर्निंग आउटकम था किस क्लास लर्निंग आउटकम से हिट कर रहा है, और वो क्लास लर्निंग आउटकम किस PLO को हिट कर रहा था। ठीक है, ये आपने मेंशन करना है क्वेश्चन पेपर के अंदर जब भी आपने क्वेश्चन पेपर देना है, और फिर आगे उस क्वेश्चन की वेटेज कितनी है। ठीक है, इसी तरह क्विज आप कोई भी क्लास का लेंगे उसमें भी आपको कॉग्निटिव लेवल बताना है कि कौन से कॉग्निटिव लेवल को हिट कर रहा है, CLO कौन सा था, PLO कौन सा था, और वेटेज क्या है। सो दैट्स इंपॉर्टेंट, ये चीज़ अभी तक हमारे प्रैक्टिस में कम आ रही है और ये नहीं होनी चाहिए। इवन जो कोर्स फाइल्स अब बनेंगी दैट उनके अंदर ये मस्ट है कि आपने जो आपके क्विज हैं या रिपोर्ट्स हैं वो लगाने हैं और उनके फॉर्मेशन इस तरह की होनी चाहिए। सो एक्सरसाइज क्या है जी आप लोगों के लिए, कोई भी कोर्स लें, जो भी आपका अपना कोर्स है उसको उसके आउटकम्स बनाएं, वो एक मैट्रिक्स बनाएं कि आउटकम्स जो हैं वो प्रोग्राम्ड आउटकम्स को कैसे मैच कर रहे हैं, एंड देन एक अपना टीचिंग प्लान बनाएं कि आप किस तरह कोर्स को फैसिलिटेट करेंगे। इंस्ट्रक्शन, लास्ट थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इज KPI असेसमेंट। व्हाट इज KPI? कहते किसी भी प्रोग्राम के PLO या CLOs जो है ना, उनका कोई एक्सेप्टेबल असेसमेंट लेवल होना चाहिए। वो एक्सेप्टेबल लेवल क्या है, वो उसे हम कहते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, क्या चीज़ है हमारे पास। ठीक है, अब कोर्सेज के जो प्रोग्राम की मैपिंग है वो इंडिविजुअल कोर्सेज के साथ मैप हो गए, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है या रूब्रिक्स है। ठीक है, लेकिन हमें ये साबित करना कि हमने ये PLOs अचीव कर लिए हैं या CLOs अचीव करनी है, इसकी कुछ कन्विंसिंग एविडेंस होने चाहिए, ये PEC कहती है। तो इन आवर केस हमारे जो पासिंग क्राइटेरिया है वो CLO और PLO का 50% है। तो ये जो हम हर चीज़ में आपको कह रहे हैं कि क्वेश्चंस के अंदर भी या क्वेश्चन पेपर के अंदर भी आपने CLO और PLO मेंशन करना है, तो हम ये देखना चाह रहे हैं, इसका हम एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे कि कितना, क्या हर CLO 50% पास हुआ है या नहीं हुआ, क्या हर PLO 50% अचीव हुआ है या नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो उस पर हमारे DQC क्या फैसला लेती है, वो एक देन वी विल टॉक अबाउट इट। ठीक है, अगर फेल हो जाता है तो फिर उसका क्या मैयर है, ये हमने जो है वो यूनिवर्सिटी के लिहाज से लेना है। ठीक है, डायरेक्ट मेजर्स के हिसाब से तो होना चाहिए, लेकिन अगर इनडायरेक्ट मेजर की बात करते हैं, यानी एग्जिट सर्वे फॉर्म्स है या इंटर्नशिप फीडबैक फॉर्म है, और ये कोहॉर्ट लेवल पे एक्सेस होते हैं, मतलब कि टीम वर्क टीम लेवल पे एक्सेस होते हैं, इनका जो KPI है वो 6 आउट ऑफ 10 है, मतलब अगर इसकी रेटिंग किसी भी हमारी 6 आ रही है 10 में से तो पास है, अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिकमेंडेशंस लेनी पड़ेंगी और ग्रेजुएट रिव्यूज देखने पड़ेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।